नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 27 जुलाई 2027 है, नहीं 26 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शशि थरूर का आर्टिकल है द हिंदू में, इंडिया की चाइना पॉलिसी से संबंधित। दूसरा आर्टिकल, ये जो प्रोटेस्ट में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, एजुकेशन मिनिस्ट्री जिन्होंने संभाली हुई थी, जिनके कार्यकाल में ये नीट का पेपर लीक हुआ, उस पर ये आर्टिकल है। थोड़ा थोड़ा पॉलिटिकल भी है, लेकिन जो जो काम के पॉइंट्स हैं वो हम निकाल लेंगे। तीसरा जो आर्टिकल है आज, वो किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में लाइव प्रोसीडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग होती है ना। अब उसमें से कुछ यूट्यूबर या इंस्टाग्रामर क्या करते हैं, रील्स काट के डाल देते हैं, जिससे नुकसान होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया है, तो इस इशू से ये संबंधित आर्टिकल है। ये क्यूआर कोड है, आप स्कैन करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल शशि थरूर का द हिंदू से इंडिया की चाइना पॉलिसी से संबंधित है। आर्टिकल का टाइटल क्या है? डू नॉट सरेंडर टू चाइना, डू नॉट डिपेंड ऑन यूएसए। आपको समझ में आ जाएगा आर्टिकल डिस्कस करके कि क्यों ये टाइटल शशि थरूर ने रखा है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। 2025 में यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या किया था? इंडिया जो स्टील और एल्यूमिनियम भेजता है ना यूएस में, अब उसके इंपोर्ट पर यूएस ने प्यूनिटिव टैरिफ लगा दिए थे। 25% टैरिफ लगा दिए थे और 25% टैरिफ एक्स्ट्रा, क्योंकि इंडिया रशिया से तेल परचेज कर रहा था। इसके अलावा ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप ने इंडिया से जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जीएसपी स्टेटस अगर यूएसए किसी देश को देता है तो फिर भाई वो अपना माल बिना टैरिफ के यूएसए में भेज सकता है। तो इंडिया से उसका ये जीएसपी स्टेटस छीन लिया गया, तो मतलब इंडिया का जो माल है वो ड्यूटी फ्री यूएस जाना बंद हो गया। नेक्स्ट, H1 वीजा रूल्स और ज्यादा टाइट कर दिए यूएस ने, मतलब इंडिया के आईटी प्रोफेशनल्स का यूएसए में जाना डिफिकल्ट हो गया। इवन यूएसए ने पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते एग्रेसिवली ठीक कर लिए, अच्छे कर लिए। इवन ट्रंप तो ये भी कहते हैं कि उनका जो फील्ड मार्शल है असीम मुनीर, वो मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल हैं। तो ये सब चीजें आपने देखी, क्या संकेत देती है? ये संकेत देती है कि यूएसए के ऊपर इंडिया अब रिलाय नहीं हो सकता, है ना। यही निचोड़ आप निकालोगे ना। तो इंडिया में ना कई सारी बिजनेस लॉबीज ने ये मांग करनी स्टार्ट की कि हम हमारी चाइना पॉलिसी को फिर से रीसेट करें। अभी देखो, हमारी जो पॉलिसी है वो थोड़ी चाइना के अगेंस्ट है। हम चाइना से एफडीआई इंडिया में नहीं आने देते। हमने बहुत सारी चाइनीज एप्लीकेशंस पे बैन भी लगाया हुआ है। तो ये हमारा एंटी चाइना स्टांस है। तो बहुत सारी बिजनेस लॉबी ये बोल रही है कि भाई यूएसए अपनी मर्जी से अपनी पॉलिसी चेंज कर लेता है, पाकिस्तान के साथ उन्होंने रिश्ते ठीक कर लिए, तो हम भी हमारी जो पॉलिसी है वो यूएसए से हट के चाइना के साथ ठीक करें ना। अभी हमारी पॉलिसी ना चाइना के अगेंस्ट वैसी है जो यूएसए चाहता है। यूएसए चाइना को कंटेन करना चाहता है, चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को रोकना चाहता है, और इंडिया ने एंटी चाइना स्टांस रख के वही काम किया है जो यूएसए चाहता है। तो जब यूएसए अपनी पॉलिसी चेंज कर रहा है, तो भाई हम यूएसए के कहने पे एंटी चाइना पॉलिसी क्यों रखें? ये बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं हमारे देश में। शशि थरूर कहते हैं, देखो वो बिजनेस लॉबी जो ये मांग कर रही है ना कि एंटी चाइना स्टांस को थोड़ा डाइल्यूट किया जाए, वो लॉबी ये बात भूल रही है कि भाई हम ऑलरेडी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं बहुत सारी चीजों के लिए, सप्लाई चेन के लिए, जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, एपीआई है। एपीआई ड्रग्स में जो मेन मटेरियल होता है ना, जिसकी वजह से दवाई असर करती है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जैसे क्रोसिन में मान लीजिए पैरासीटामोल, असर जो होता है वो तो पैरासीटामोल की वजह से होता है ना। बाकी पैरासीटामोल में बाइंडर भी होता है जो दवाई को जोड़ के रखता है, प्रिजर्वेटिव भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन वो चीज जिससे दवाई असर करती है उसको एपीआई बोलते हैं। कहने को हमारा देश फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड है, लेकिन दवाइयों में जो एपीआई लगता है ना, 70% एपीआई हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं।
सोच के देखो, क्या हम चाहेंगे और ज़्यादा चाइना के ऊपर हम डिपेंडेंट हों? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। देखो, चाइना चाइना का जो रुख है ना इंडिया के अगेंस्ट, वो क्लियर है। चाइना कोई भोला देश नहीं है, मतलब हाँ, बुद्धू देश नहीं है। 2020 से पहले, गलवान वैली की घटना से पहले 12 साल तक लगातार वो हमारी टेरिटरी पे कब्जा कर रहा था। देखो, 2013 में दपसांग इनकर्जन हुआ, घुसपैठ की चाइनीज फोर्सेस ने। 2014 में चुमार स्टैंड ऑफ, 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ, 2020 में गलवान वैली स्टैंड ऑफ। चाइना हमारी टेरिटरी पे कब्जा करने के लिए जो टेक्निक अपनाता है उसे इस्लामी स्लाइसिंग टेक्निक कहते हैं। देखो, इस्लामी स्लाइसिंग टेक्निक क्या होता है? मान लो ये इंडिया की टेरिटरी है, नीचे वाली टेरिटरी क्यों, चलो मैप नहीं लिया, ये मान लीजिए ये इंडिया की टेरिटरी है। अब देखो, चाइना अगर बहुत सारी टेरिटरी पे एक ही समय में कब्जा करेगा तो जाहिर तौर पे फुल फ्लैज वार हो जाएगा दोनों देशों के बीच में। इंडिया बोलेगा तुमने हमारी टेरिटरी पे कब्जा क्यों किया। लेकिन चाइना क्या करेगा, बहुत थोड़ा सा आगे आएगा, ये बॉर्डर है ना, तो इतना थोड़ा सा आगे आएगा, बहुत थोड़ा, यूं मान लीजिए 4 कदम। अब 4 कदम चाइनीज फोर्सेस आगे आई हैं तो इंडिया सोचेगा नहीं नहीं, बात करते हैं यार, फुल फ्लैज वार करके क्या फायदा, बात करते हैं। थोड़ा ही सही तो आगे आया है, 4 कदम तो आगे आया है। लेकिन देखो, धीरे धीरे 4 कदम 4 कदम 4 कदम कर कर करके चाइना धीरे धीरे करके बहुत बड़ी टेरिटरी पे कब्जा कर लेता है। देखो, ये वही बात है, जैसे मान लो आप हलवाई की दुकान पे जाते हो, थोड़ी सी बर्फी खाते हो, इतनी सी, हलवाई कुछ नहीं बोलेगा, थोड़ी सी तो खाई है, फिर थोड़ी सी और उठाओगे, इतनी थोड़ी कि वो आपको टोकेगा नहीं क्योंकि आपने बहुत थोड़ी खाई है। उसी प्रकार से चाइना इतनी थोड़ी टेरिटरी पे एक बार में कब्जा करता है कि सामने वाला देश फुल फ्लैज वार स्टार्ट नहीं करता, लेकिन वो ऐसा बार बार करता है, तो बहुत बड़े एरिया पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कब्जा कर चुका होता है। इसके अलावा चाइना ने हमारे साथ क्या किया, अरुणाचल प्रदेश पे अपना क्लेम जताया। अरुणाचल प्रदेश के सिटीज के नाम चेंज कर दिए उन्होंने अपने हिसाब से। वो बात अलग है कि हम उसे नहीं मानते, लेकिन वो तो कोशिश कर रहे हैं ना। जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल के रेजिडेंट्स को वो स्टेपल वीजा देते हैं, स्टैंप नहीं लगाते पासपोर्ट में। उनका कहना है कि भाई अरुणाचल प्रदेश के जो रेजिडेंट्स हैं वो तो हमारे सिटीजन हैं, उनको क्या वीजा देने की आवश्यकता, पासपोर्ट में स्टैंप लगाने की आवश्यकता। इसके अलावा देखो, चाइना कैसे ट्रेड को मोनोपलाइज करता है और एज ए वेपन के तौर पे इस्तेमाल करता है। जैसे बायलेटरल डिस्प्यूट्स के दौरान चाइना क्रिटिकल मशीनरी इंडिया को देने से मना कर देता है। रेयर अर्थ मेटल्स के ऊपर मोनोपोली है चाइना की, और ये जो मेटल्स हैं रेयर अर्थ वाले, स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस में यूज होते हैं, इनको भी चाइना वेपन के तौर पे इस्तेमाल करता है। इवन टनल खोदने वाली जो मशीनें हैं, इनकी मशीनरी का एक्सपोर्ट भी चाइना रोक देता है इंडिया में। तो चाइना का जो स्टांस है इंडिया के अगेंस्ट हमेशा वो नेगेटिव रहा है, ऊपर से चाहे कोई कुछ भी बोले। एक्शंस आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने पाकिस्तान की मदद की, रियल टाइम टैक्टिकल जो सैटेलाइट डेटा था वो शेयर किया पाकिस्तान से, एक्टिव इंटेलिजेंस सपोर्ट प्रोवाइड किया पाकिस्तान को। तो चाइना अब पाकिस्तान को सिर्फ मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई नहीं करता, चाइना पाकिस्तान के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में एक साथी है इंडिया के अगेंस्ट। तो ये चीजें अगर हम इग्नोर करते हैं, हमारी बिजनेस लॉबी इग्नोर करती है, तो भाई वो प्राग्मेटिज्म नहीं है, वो ब्लंडर है, ब्लाइंडनेस है। क्या हम ये सब चीजें भूल सकते हैं? कभी नहीं भूलेंगे। आप और भी देख लीजिए, एक बहुत कॉमन मिथ है कि अगर हम चाइना के साथ में रिश्ते नॉर्मलाइज कर लें तो बॉर्डर पे पीस आ जाएगी। कभी नहीं आएगी। आप चाइना का बड़ा प्लान देखिए, चाइना यूनिपोलर एशिया चाहता है कि पूरे एशिया में सिर्फ एक ही पावर हो और पूरे एशिया में हमारा ही दबदबा हो, लेकिन इंडिया इस चीज को नहीं मानता। तो चाइना इंडिया को अपने बराबर नहीं समझता, वो इंडिया का राइज रोकना चाहता है किसी भी कीमत पे, समझे। और चाइना इंडिया को इंटरनेशनली बैन करता है, देख लीजिए कैसे बैन करने की कोशिश करता है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में हम परमानेंट सीट मांग रहे हैं, चाइना नहीं लेने देता क्योंकि चाइना के पास में वीटो पावर है। एनएसजी देख लीजिए, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ये उन देशों का ग्रुप है जो न्यूक्लियर ट्रेड और न्यूक्लियर टैक को कंट्रोल करते हैं। इंडिया इसका मेंबर बनना चाहता है, चाइना नहीं बनने देता इंडिया को। इसके अलावा और कितनी सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान की टेररिस्ट के अगेंस्ट रेजोल्यूशन आता है,
पाकिस्तान नहीं वो रेजोल्यूशन पास होने देता। तो ये सब चीजें दिखाती हैं चाइना का रियल कैरेक्टर इंडिया के अगेंस्ट। हमारे देश में दोनों देशों के बीच में जो रिलेशंस है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट है भाई, वो रिलेशंस में जो दिखते हैं वो स्ट्रक्चरल हैं। और अगर हम चाइना के लिए अपनी इकोनॉमी ओपन कर देते हैं ना, तो इसका मतलब चाइना को ही फायदा होगा। चाइना इंडिया से पैसे कमाएगा और उसी पैसे का इस्तेमाल करेगा इंडिया को घेरने के लिए, इंडिया पे प्रेशर डालने के लिए। चाइना का ऑलरेडी इंडिया के साथ में ट्रेड सरप्लस है $100 बिलियन का, बहुत बढ़ जाएगा। इंडिया और बड़ा चाइनीज प्रोडक्ट्स का सिर्फ कंज्यूमर बन के रह जाएगा अगर इंडिया चाइना के लिए मार्केट ओपन करता है तो। और नेक्स्ट, कभी भी देखो चाइना के साथ मान लो ट्रेड रिलेशंस बढ़ते हैं तो फ्यूचर क्राइसिस में कभी भी चाइना क्रिटिकल कंपोनेंट्स की सप्लाई इंडिया को रोक देगा, इंडिया की इंडस्ट्री पैरालाइज हो जाएगी, समझे। और ये बहुत बड़ा मिथ है, जैसे मैंने आपको पहला बताया कि ट्रेड ओपन होने से बॉर्डर पे शांति आएगी, नहीं। चाइना पावर को रिस्पेक्ट करता है, वल्नरेबिलिटी को रिस्पेक्ट नहीं करता। दुनिया पावर की भाषा समझती है, पीस की भाषा दुनिया नहीं समझती है। जिसकी पावर है उसी की रिस्पेक्ट है। मानते हो या नहीं मानते, आप बताओ। ये देखो, फिर 5 पिलर्स इंडिया को अपनाने की आवश्यकता है। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक पेशेंस रखो, अपने आप को मजबूत करो, डोमेस्टिक कैपेसिटीज बिल्ड करो, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी मजबूत करो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचो, शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं। सप्लाई चेन रिजिलियंट बनाओ और ज्यादा हमारी जो अभी चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है उसे खत्म करो भाई। ट्रेड पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई करो, यूरोप, जापान, साउथ कोरिया, आसियान कंट्रीज, ग्लोबल साउथ, इनके साथ आपकी ट्रेड पार्टनरशिप मजबूत होनी चाहिए। अपने ट्रेड को सिर्फ यूएस और चाइना के पर्सपेक्टिव से मत देखो, इन 2 देशों के अलावा भी दुनिया बसती है भाई। नेक्स्ट, बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। थोड़े टर्म के लिए भाई बेशक महंगाई सहन कर लो, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी, स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस जरूरी है ताकि इंडिया अपने हिसाब से डिसीजन ले सके। तो उसके लिए शॉर्ट टर्म में महंगाई आती है तो आने दो, लेकिन हमें हमारे खुद को आत्मनिर्भर बनाना है। नो टिल्टिंग। चाइना देखो स्ट्रक्चरल जनरेशनल चैलेंज है। चाइना से आप स्ट्रेंथ से डील करो, डेस्परेशन से नहीं। कमजोरी से डील करोगे तो चाइना समझ जाएगा कि इंडिया डरा हुआ है, फिर वो और ज्यादा इंडिया को डराएगा, मजबूर करेगा। तो ना तो यूएस की साइड जाओ ना चाइना की। तो ये कीवर्ड्स हैं जो आप आंसर्स में यूज कर सकते हो, अच्छे अच्छे कीवर्ड्स हैं। फिर ये पोटेंशियल क्वेश्चन है नीचे जो आपको अटेम्प्ट करना है, ये 2017 वाला पीवाईक्यू है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, ए डेमोक्रेटिक टिपिंग पॉइंट से संबंधित है। द हिंदू का ये आर्टिकल है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से और इवन जीएस पेपर 2 पॉलिटी से भी इस आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है। कंटेक्स्ट तो देखो आपको पता है, नीट पेपर लीक के बाद में लोगों का जो गुस्सा था स्टूडेंट्स का वो फूट गया, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ और आखिरकार जो देश के उस समय एजुकेशन मिनिस्टर थे धर्मेंद्र प्रधान, उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो देखो ये सब कुछ जो हुआ, क्यों हुआ, सोच के देखो आप। देखो ये हमारे देश में ना एक डाइकोटोमी चल रही है। एक तरफ देखो देश कुछ चीजों में तरक्की भी कर रहा है, जैसे जैम, जनधन, आधार, मोबाइल, तीनों के कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छी चीजें भी हुई हैं, जैसे यूपीआई है, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हुआ है। देश चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया देश ने, मतलब सफलतापूर्वक साउथ पोल पे लैंडिंग करवाई। आदित्य L1 मिशन है, वंदे भारत ट्रेन हैं, बुलेट ट्रेन है, ये सब हमारे देश में अच्छा चल रहा है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन देखो दूसरी तरफ आप ये चीज देखो, क्या एजुकेशन में देश में बहुत अच्छा हुआ? आंसर है नो, एजुकेशन में अच्छा नहीं हुआ। इतने सारे पेपर लीक हुए, बहुत सारे पेपर लीक हुए। अब देखो जब एक पेपर लीक होता है ना, तो सिर्फ वो एक पेपर लीक नहीं होता, वो ट्रस्ट जो होता है ना स्टूडेंट्स में कि हाँ भाई मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारा हो जाएगा, वो जो ट्रस्ट होता है ना कि मेहनत पे भरोसे वाला ट्रस्ट, वो ट्रस्ट टूट जाता है पेपर लीक के कारण। स्टूडेंट्स को लगने लगता है यार कितनी मेहनत कर लो, फायदा तो है नहीं, पेपर लीक होगा, कोई और एग्जाम क्लियर कर लेगा और हमारी जो मेहनत है वो व्यर्थ हो जाएगी। देखो हमारे देश में खास करके जो मिडिल क्लास है, गरीब लोग हैं ना,
उनको अपनी लाइफ सुधारने का एकमात्र जरिया है कि ये पेपर क्लियर करें और आगे निकल जाएं। आगे निकलने का मतलब चाहे प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में। अब नीट जो क्लियर करते हैं सारे पब्लिक सेक्टर में थोड़ी ना जॉब करते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब करते हैं। लेकिन जब पेपर लीक होता है तो भाई उनका मेरिट पे भरोसा ही उठ जाता है कि मेरिट से चीजें चल रही हैं। इसीलिए तो इतने ज्यादा, मतलब पूरा जो प्रोटेस्ट था वो इतना ज्यादा इमोशनल हो गया। लोग अपने आप से आने लगे, ये बोलने लगे कि ये हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए है। क्यों बोल रहे थे वो कि हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए है? क्योंकि एक आम परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, सोच के देखो। उनके पास एकमात्र उम्मीद है ये एग्जाम क्लियर करके। अगर वो एग्जाम ही मान लो फेयर नहीं होंगे तो उनका भरोसा ही टूट जाएगा, उनकी उम्मीद टूट जाएगी। समझे? तो एक तरफ ये चीजें अच्छी अच्छी हुई जो मैंने आपको बताया, स्पेस पावर, हमारा यूपीआई पूरे दुनिया में फॉलो किया जा रहा है, प्रूवन केस स्टडी है। लेकिन दूसरी तरफ देखो ये भी सच है, जीडीपी ग्रो कर रही है लेकिन उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट पैदा नहीं हो रही है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हमारे देश में काफी ज्यादा है, अमीर लोग और अमीर हो रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। के शेप्ड रिकवरी से बोलेंगे, इनइक्वालिटीज बढ़ रही हैं। सिविल सोसाइटी देखो, एक अच्छी बात, सिविल सोसाइटी इस प्रोटेस्ट में फिर से इमर्ज होके आई, जो मैं हमेशा से बोलता हूं। होता क्या है, आप ना आमतौर पे, ये बात मैंने आपको 3 4 5 बार बोली है, बार बार बोली है कि भाई जब भी कोई इशू होता है ना, कोई बोलेगा नहीं गवर्नमेंट सही कर रही है, प्रो बीजेपी, कोई बोलेगा नहीं गवर्नमेंट गलत कर रही है, एंटी बीजेपी। उनका ना हर मुद्दे पे यही रहेगा, मैं गवर्नमेंट की साइड हूं, मैं गवर्नमेंट के खिलाफ हूं, मैं मोदी की साइड हूं, मैं मोदी के खिलाफ हूं। लेकिन भाई इश्यूज पे कोई नहीं सोचता। आपकी जो सोच है, आप एज ए सिटीजन सोचो, देश के लिए सोचो। आप इशू पे मेरिट के हिसाब से सोचो। किसी इशू पे आप हो सकता है कि सरकार के साथ हों, किसी इशू पे हो सकता है कि आप सरकार के खिलाफ हों। लेकिन इशू पे कोई नहीं सोचता, मतलब सोचते हैं बहुत कम लोग सोचते हैं। आमतौर पे सोसाइटी इतनी पोलराइज्ड है, अगर उसका स्टैंड सरकार के अगेंस्ट है तो वो हर बार सरकार के अगेंस्ट ही स्टैंड लेगा। अगर उसका स्टैंड सरकार के पक्ष में है तो वो सरकार का चेला ही बन के रहेगा, हमेशा सरकार के पक्ष में ही सोचेगा। लेकिन हमें स्ट्रोंग सिविल सोसाइटी चाहिए जो देश के लिए सोच के, जो पॉलिटिक्स के चश्मे को हटा के, जो देश के बारे में सोच के कि देश के लिए क्या सही क्या गलत है। समझे? अभी देखो, अभी मैं एक चीज आपको और बताता हूं। प्रोटेस्टर्स ने एक चीज की मांग की, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि भाई कोई तो जिम्मेदारी ले। अदरवाइज कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, चीजें गलत हो रही हैं। पुलिस वालों ने डंडे मारे बेकार के इतने स्टूडेंट्स के ऊपर, कोई तो जिम्मेदारी ले भाई। क्यों मारे? क्या ये एसओपी के अंदर था? क्यों लड़कियों को मेल पुलिस ने मारा? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आज तक देख लो, दिल्ली पुलिस ने कोई जवाब ही नहीं दिया कि ऐसा क्यों हुआ। हाँ, आरएएफ का मैंने जरूर पढ़ा है, रैपिड एक्शन फोर्स इंटरनली एसेस कर रही है कि ब्रीफिंग नहीं दी गई थी आरएएफ के पर्सनल को, और उन्होंने प्रोपोर्शन के हिसाब से फोर्स यूज नहीं की। चलो कम से कम रैपिड एक्शन फोर्स से कुछ गलती हुई तो वो इंटरनली एसेस तो कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने तो कुछ किया ही नहीं, अभी तक मुझे दिख ही नहीं रहा कि उन्होंने कुछ एक्शन लिया हो। अकाउंटेबिलिटी यही होती है कि कुछ गलत हुआ है तो जिम्मेदारी लो कि हाँ भाई गलत हुआ है, उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान से ये तो होगा, लेकिन क्या आप मुझे बताओ, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या एजुकेशन में रिफॉर्म आ जाएंगे? नहीं। एग्जाम के लिए, एग्जाम सिस्टम में रिफॉर्म लाने के लिए प्रधानमंत्री ने एक टास्क फोर्स का अनाउंसमेंट कल जरूर किया है, नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता में। अब देखो वो टास्क फोर्स क्या करती है। लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अकाउंटेबिलिटी के लिए जरूरी था, वो हो गया। लेकिन प्रोटेस्टर्स को ना एजुकेशन में रिफॉर्म की मांग करनी चाहिए थी, बढ़िया वाली, कि हाँ भाई पूरा एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाया जाए, उसके लिए सरकार कुछ करे। वो होता तो देश के युवा लोगों को फायदा होता। समझ गए? ठीक है, चलो अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई, बहुत बढ़िया चीज है, बट एजुकेशन में रिफॉर्म भाई आने चाहिए। वो सपना अभी भी अधूरा है। फिर राइटर एक बात बोलते हैं कि देखो, इंडिया अपने आप को $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहता है, तो इसके लिए कंपैशनेट सोसाइटी चाहिए। एक वैल्यू चाहिए फ्रेटर्निटी, भाईचारा, जो प्रियम्बल में है।
भाईचारा जब तक देश में नहीं होगा भाई, कैसे इंडिया आगे बढ़ेगा? तो देश एकजुट होना चाहिए, समाज एकजुट होना चाहिए, और वो देखने को भी मिला जंतर मंतर के दौरान। फिर कुछ सजेशंस ऐसे देते हैं कि देखो, एग्जाम सिस्टम इंप्रूव करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है, और अब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए क्या किया जा सकता है, फोकस मेगा सिटीज से हटा के टीयर 2 टीयर 3 डिस्ट्रिक्ट्स पे अब सरकार को लाना होगा, लोकल एमएसएमईज को बूस्ट करना होगा, रूरल एंटरप्रेन्योर्स को क्रेडिट मिलना चाहिए, लोन मिलना चाहिए। इंडिया देखो डिस्ट्रिक्ट्स में रहता है, इंडिया सिर्फ 2-3 चुनिंदा सिटीज में नहीं रहता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई नहीं। रियल इंडिया डिस्ट्रिक्ट्स में रहता है। ये बात गांधी ने बोली थी, रियल इंडिया गांव में रहता है, राइटर इसको डिस्ट्रिक्ट्स बोल रहे हैं। तो एआई आज के समय में देखो, एआई का यूज पब्लिक गुड के लिए नहीं हुआ। गरीब लोग अगर एआई का इस्तेमाल करना नहीं सीखे तो भाई आगे आगे फिर एआई भी बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी क्रिएट करेगा। जिसको एआई की नॉलेज है, जो एआई जानता है, वो पैसा कमाएगा, बाकी लोग और गरीब होंगे। तो सरकार को अभी से इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, एआई फॉर पब्लिक गुड। तो ये कुछ कुछ आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये कीवर्ड्स हैं जो आप आंसर्स में यूज कर सकते हो। फिर इसके बाद ये पोटेंशियल क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, जो आपको अटेम्प्ट करना है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, कोर्ट लाइव स्ट्रीमिंग एंड सोशल मीडिया मिसयूज से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या हुआ, देखो आपने ना सोशल मीडिया में ऐसे वीडियोस बहुत सारे देखे होंगे कि हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है और हाई कोर्ट के जो जज हैं वो वकील को धमका रहे हैं, या फिर हियरिंग के दौरान कुछ फनी चीज हुई। अब ऐसी कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान जो ये वीडियो रिकॉर्डिंग होती है ना, अब उसको यूट्यूबर क्या करते हैं, उसके शॉर्ट्स निकालते हैं, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देते हैं, और फिर वो वायरल हो जाती हैं। टेक्स्ट ऐसे लिखे जाते हैं, देखो वकील का दबदबा, देखो ऐसे वकील होने चाहिए, देखो जज ने कैसे गलत स्टैंड लिया, ऐसे ऐसे टेक्स्ट लिख देते हैं, और फिर वो वीडियो फुल वायरल होती है और उससे यूट्यूबर पैसा कमा लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ना एक इंटरिम ऑर्डर जारी किया कि भाई कोर्ट की प्रोसीडिंग की जो रिकॉर्डिंग होती है उसको यूट्यूबर वगैरह उसका मिसयूज नहीं कर सकते। जुडिशियल डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। तो राइटर कहते हैं देखो, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है ये मीडिया पे गैग ऑर्डर नहीं है। मीडिया जो रिपोर्ट करना चाहता है, जर्नलिस्ट जो रिपोर्ट करना चाहते हैं वो करें। ये उन यूट्यूबर्स के लिए है जो कोर्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल के अपने हिसाब से शॉर्ट निकालते हैं, शॉर्ट बनाते हैं, यूट्यूब के शॉर्ट्स या फिर रील बनाते हैं बिना परमिशन के और उसको वायरल करते हैं। कई बार वो सिर्फ एक 20 सेकंड का हिस्सा दिखाते हैं जिससे जज बायस्ड लगता है, पीछे म्यूजिक लगा देते हैं, इससे जुडिशरी की जो डिग्निटी है वो थोड़ी हार्म होती है। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर निकाला कि कोर्ट की परमिशन के बिना कोई भी यूट्यूबर, कोई भी दूसरा पर्सन क्लिप्स को अपने हिसाब से यूज नहीं कर सकता। समझे? ये देखो, सिलेक्टिव एडिटिंग, 2 घंटे की हियरिंग में 30 सेकंड का रील बना लिया और आउट ऑफ कंटेक्स्ट, बाकी 2 घंटे में कुछ अलग ही हुआ है, लेकिन 30 सेकंड के क्लिप से ऐसा लग रहा है कि जज ने शायद गलत फैसला ले लिया। समझे? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई कोर्ट रूम जो है वो टेम्पल ऑफ जस्टिस है, कोई यूट्यूब में एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है। और कई बार देखो इनकम्प्लीट जो क्लिप्स हैं वो वायरल हो जाती हैं जिससे जुडिशरी बायस्ड लगती है, पब्लिक का भरोसा टूट जाता है। कई बार डीप फेक का इस्तेमाल होता है, 2 क्लिप्स को आपस में मर्ज कर दिया जाता है, आवाज किसी और की लगा दी जाती है, तो रूलिंग फिर फैब्रिकेटेड लगती है और ये जुडिशरी पे भी प्रेशर बनाता है। अब जो जज देखता है भाई मेरी वीडियो गलत सेंस में वायरल हो रही है, उस पर प्रेशर आता है, फिर समझ गए, उस पर प्रेशर आता है। अब इंडिया की कोर्ट्स में लाइव स्ट्रीमिंग किस प्रकार से इवोल्व हुई वो आप देखो। स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, लैंडमार्क केस था। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि लाइव स्ट्रीमिंग जो है प्रोसीडिंग की वो आर्टिकल 21 का पार्ट है, और ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि ओपन जस्टिस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है। फिर सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियली अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की लाइव हियरिंग जो है, लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो स्टार्ट की। तो ये इंडिया में पहला कदम था कि कभी कोर्ट की
लाइव हियरिंग स्टार्ट हुई हो, लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हुई हो, ये अपने आप में पहली बार था। फिर 2022 में सुप्रीम कोर्ट की एक ई कमेटी ने मॉडल रूल्स पब्लिश किए जिसमें यह बोला गया था कि जो लाइव स्ट्रीमिंग हुई है कोर्ट की प्रोसीडिंग की, उसको बिना परमिशन के नहीं फैलाया जा सकता। यानी मॉडल रूल्स तो ऑलरेडी हैं 2022 में, लेकिन इनको इन्फोर्स नहीं किया जाता और यूट्यूबर रील बनाते रहते हैं कोर्ट की प्रोसीडिंग की वीडियो से। और 2023 में एक अच्छा ये काम हुआ कि एआई आ गया। एआई क्या करता है, कोर्ट में जो भी बातचीत हो रही है ना, उसका रियल टाइम बेसिस पे उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। तो ये अच्छी चीज है, समझना भी आसान है और छेड़छाड़ भी नहीं की जा सकती वीडियो रिकॉर्डिंग से। लाइव स्ट्रीमिंग के देखो बहुत सारे फायदे हैं, ट्रांसपेरेंसी आती है और एक्सेस टू जस्टिस और ज़्यादा आसान हो जाता है। लोग सीखते हैं लाइव प्रोसीडिंग देख के, हम भी कई बार सीखते हैं और ये सारे फायदे हैं। लेकिन कंसर्न्स ये सब हैं, सोशल मीडिया पे ट्रायल चलने लगता है। अब मान लो किसी का मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, अब उसकी लाइव हियरिंग हुई, वो तो वायरल हो गया ना। जज की सेफ्टी से रिलेटेड दिक्कतें आती हैं, जजेस को ट्रोल किया जाता है, तो ये सब दिखते हैं। वे फॉरवर्ड में क्या है भाई, मॉडल रूल्स तो ऑलरेडी हैं, लेकिन मॉडल रूल्स के वायलेट होने पे स्ट्रिक्ट पेनल्टीज का प्रोविजन होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को एक सिक्योर प्लेटफॉर्म मेंटेन करना चाहिए ताकि ऑथेंटिकेटेड वाटरमार्क्स वाले जो लिंक हैं वही रिपोजिटरी से शेयर हो सकें पब्लिकली और नहीं। प्लेटफॉर्म की अकाउंटेबिलिटी यानी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज जो हैं जैसे यूट्यूब, मेटा, इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अनऑथराइज्ड कोर्ट क्लिप्स को तुरंत के तुरंत हटाएं। डिजिटल वाटरमार्किंग होनी चाहिए ऑफिशियल कोर्ट वीडियोस की, ताकि कोई भी अगर टेम्पर करता है तो पता लग जाए कि इसने टेम्परिंग की है, छेड़छाड़ की है वीडियो से। भाई ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना जरूरी है, ये बात सच है, लेकिन पोक्सो, मैट्रिमोनियल और आइडेंटिटी रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं ना, उनकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होनी चाहिए, वहां पे प्राइवेसी जरूरी है। तो ये कीवर्ड्स हैं, आप यूज कर सकते हो आंसर्स में। अब लास्ट में ये क्वेश्चन देख लीजिए, आज का क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।